हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हीट का सबसे लास्ट पार्ट एंड थर्ड पार्ट डिस्कशन करने वाले हैं। प्रीवियस टॉपिक का रिवीजन आपने कर लिया होगा। हीट ट्रांसफ़र का ये सबसे आखिरी लेक्चर है, जिसके बाद थर्मो आपका लगभग कंप्लीट पूरा हो चुका होगा। इट मीन्स इसके बाद जस्ट हम न्यूमेरिकल का सेशन डिस्कस करेंगे। मतलब फाइनली आज का क्लास हमारा ये आखिरी टॉपिक है। हीट ट्रांसफ़र में हमें क्या क्या पढ़ना है। हीट ट्रांसफ़र का ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब इस क्लास को ज़रूर स्टार क्लास मानिएगा, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको एक दो नंबर मतलब कम से कम दो तीन क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो दिस इज़ स्टार क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। लाइन से सारे टॉपिक को डिस्कस करते हैं, लाइन से सीक्वेंस वाइज स्टार्ट करते हैं। हीट ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस होता है, हीट ट्रांसफ़र का प्रोसेस सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, गैस में भी होता है। ठीक है, हीट ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है, ऊष्मा के संचरण, ऊष्मा के स्थानांतरण की प्रक्रिया है, ये तीन जगह बिल्कुल संभव है। ऊष्मा जो आपका स्थानांतरित होता है, ये तीन जगह पॉसिबल है। एक ठोसों में, इट मीन्स सॉलिड्स में, दूसरा द्रवों में, और तीसरा गैसों में। तीन ही जगह ऊष्मा का स्थानांतरण हो ही सकता है, और तीनों का हम डील करेंगे। तो ओवरऑल हम बात करने वाले हैं हीट ट्रांसफ़र के 3 मेथड्स पर। इट मीन्स ऊष्मा स्थानांतरण के 3 प्रक्रम या 3 प्रकारों का, टाइप ऑफ हीट ट्रांसफ़र, टाइप ऑफ हीट ट्रांसफ़र, ऊष्मा स्थानांतरण के प्रकार, ऊष्मा स्थानांतरण के प्रकार, ऊष्मा स्थानांतरण के प्रकार। सबसे पहला प्रोसेस जो हम लोग पढ़ते हैं वो है चालन। सबसे पहला प्रोसेस होता है चालन। इन शॉर्ट में इसको ध्यान से समझिएगा। नाम तो इसका नो डाउट चालन है, कंडक्शन है। कंडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ पर कण एक जगह से दूसरे जगह तो नहीं जाते। मतलब जो कण है, जो चालन की प्रक्रिया, इसकी बिल्कुल कीवर्ड याद रखिएगा। कण जो होता है, पार्टिकल, भैया सभी के लिए बाइलिंगुअल समझो या चाहे जैसे समझो, ध्यान से समझना। कण जो है स्थानांतरित नहीं होते। सबसे पहली बात, कण जो है स्थानांतरित नहीं होते। कंडक्शन के प्रोसेस में कण स्थानांतरित नहीं होते, बल्कि ऊर्जा एक जगह से दूसरे जगह, ऊर्जा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं कंडक्शन। और ये प्रोसेस खास तौर पर ठोसों में होता है, जैसे कि छड़ में, लोहे की छड़ में, जैसे कि चम्मच में, किसी मेटेलिक वायर में। तो याद रखिएगा, ठोसों में ऊष्मा का प्रवाह कैसे होता है, चालन से होता है। इसका कीवर्ड यह है कि यहाँ पर कणों का स्थानांतरण नहीं होता, बल्कि एनर्जी का स्थानांतरण होता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जैसे कि आप एग्जांपल के लिए ऐसे समझ लीजिए, ये कोई रॉड है लोहे की। आप जब यहाँ पे आग लगाएंगे, इट मीन्स इसके कॉर्नर पर आप इसको फायर कर दो, बर्न कर दो, तो लोहे की रॉड यहाँ तक गर्म हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि जो लोहे के भीतर ये कण मैंने बनाए हैं, छोटे छोटे कण, एनर्जी ट्रांसफ़र होगी यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, एंड फाइनली ऐसे ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। क्योंकि यहाँ पे कण बहुत पास पास चिपके होते हैं ना, आपको पता है ठोसों में कण बहुत पास पास होते हैं, इनमें आकर्षण बल बहुत ही ज़्यादा प्रबल होता है, जिसके वजह से आप ये कह सकते हैं कि एनर्जी का ट्रांसफ़र हो जाता है विद कनेक्शन ऑफ ईच अदर पार्टिकल, या फिर विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफ़र मेथड। आप सिंपली एकदम कह सकते हैं ऊष्मा का स्थानांतरण हो गया, और यहाँ पे पार्टिकल एक दूसरे से कांटेक्ट में होते हैं। ठीक है, तो चालन की एक बेसिक परिभाषा, इससे ज़्यादा मत रिकॉल करिएगा, ठोसों में सिर्फ इतना ही होता है। अब बात करते हैं दूसरे प्रोसेस का। तो दूसरे प्रोसेस का नाम है संवहन। पहला चालन पढ़ लिए, दूसरा संवहन। अब एक बात समझिएगा, संवहन क्या होता है। सेम वही प्रोसेस है, संवहन वही प्रोसेस है, सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे पता है क्या होगा, यहाँ पे कणों का स्थानांतरण जो है हो जाता है। संवहन के प्रक्रिया में कणों का स्थानांतरण हो जाता है, कणों का स्थानांतरण हो जाता है, कणों का स्थानांतरण हो जाता है। और बड़ी अच्छी खूबी है इस संवहन के प्रोसेस में, कन्वेक्शन के प्रोसेस में,
जो कण है ना यहाँ ऊर्ध्वाधर स्थानांतरित होते हैं, मतलब ये वर्टिकल प्रोसेस होता है। बहुत कीवर्ड बता रहा हूँ, ऊर्ध्वाधर कणों का स्थानांतरण होता है, ऊर्ध्वाधर कणों का स्थानांतरण होता है। तीसरी बात याद रखिएगा, ऊर्जा पा करके कण ऊपर चले जाते हैं, ऐसे समझो, ऊर्जा पाकर जो कण हैं ये ऊपर चले जाते हैं, एनर्जी पाकर जो भी पार्टिकल हैं ये ऊपर चले जाएंगे और ऊपर वाला पार्टिकल नीचे आ जाएगा। ये प्रोसेस होता है, ऊपर के कण नीचे सतह पर आ जाएंगे, नीचे सतह पर आ जाएंगे। ये प्रोसेस पता है, पानी का गर्म होना, ये मैंने भगोना लिया, नीचे मैंने आग लगाया, बर्न किया, ये हमने बर्न किया, तो देखो होता क्या है, जो नीचे वाला पार्टिकल है ना एनर्जी सबसे पहले वही पाएगा। आप समझो अगर यहाँ पे आग लगा हुआ है तो ये जो पानी है एनर्जी सबसे पहले वही पाएगा, और ये कण उछल करके कहाँ आ जाएगा, ऊपर एकदम टॉप पर, और ऊपर का पानी का जो कण है वो कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो यही प्रक्रम होता है संवहन, और एकदम कीवर्ड और ट्रिकी वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो संवहन का प्रक्रिया है यहाँ पे सबसे बड़ी खूबी होती है कणों का ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण होता है। पार्टिकल हियर मूव्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मीन्स ओवरऑल आप ये समझ सकते हैं कि जो पार्टिकल हैं, और सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप ऐसे कह सकते हैं आप। तो लोअर साइड से अपर साइड जाएंगे, या फिर आप कह सकते हैं कि लोअर सरफेस से अपर सरफेस पे, यू एंड सरफेस यू एस, अपर सरफेस, नीचे वाले को लोअर सरफेस, नीचे के सतह से ऊपरी सतह पर जाएंगे। इससे ज़्यादा कीवर्ड पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। एंड फाइनली ये प्रोसेस होता है द्रवों में। ये वाला जो प्रोसेस है संवहन का, ये द्रवों में ज़्यादातर यूज़ होता है। और दूसरा एग्जांपल है चैम्बर के भीतर भरी हुई गैसें, चैम्बर के भीतर भरी गैसें, ये दो एग्जांपल है। मतलब ये प्रोसेस गैसों में भी लागू होता है, और स्पेशली मैंने एक केस बता दिया है चैम्बर के भीतर भरी हुई गैसें। यहाँ पर भी पार्टिकल का जो मूवमेंट होता है वो वर्टिकल होता है। और एक ट्रिक के थ्रू ये भी समझ लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके, जो चालन होता है ये ऊर्ध्वाधर दिशा में होता है, चालन जो होता है ये ऊर्ध्वाधर दिशा और सॉरी क्षैतिज दिशा में होता है, और जो संवहन होता है ये ऊर्ध्वाधर होता है। एकदम नोट करके लिख लीजिएगा। सबसे पहला वाला प्रोसेस हमने चालन पढ़ाया था ना, तो चालन के प्रक्रम में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण चालन में ज़्यादातर, ये मैं कीवर्ड बता रहा हूँ अपने नॉलेज के तहत, ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है ये क्षैतिज होता है। क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज होता है। और जो संवहन की प्रक्रिया है ये वर्टिकल होती है। वर्टिकल इट मीन्स परपेंडिकुलरली होता है। ऊष्मा का स्थानांतरण ऊर्ध्वाधर होता है, ऊर्ध्वाधर, ठीक है, ये कीवर्ड याद रखिएगा। और विकिरण का प्रोसेस, एट लास्ट थर्ड प्रोसेस जिसको विकिरण कहते हैं। तो विकिरण का एकदम सीधा सा मतलब होता है कि कोई बॉडी पहले ऊष्मा खुद खाए और तब दूसरे को दे। विकिरण का प्रोसेस ये वो प्रोसेस होता है जहाँ पर कोई वस्तु, कोई पदार्थ, कोई ठोस, कोई वस्तु, कोई पदार्थ, कोई ठोस पहले खुद ऊष्मा ले। जैसे मान लो ये कोई पदार्थ है, इस पदार्थ के अंदर खुद की कोई एनर्जी है, तो पहले ये ऊष्मा अपने अंदर बनाएगा, अपने अंदर खुद की ऊष्मा ये बनाएगा, पहले खींचेगा। विकिरण की सबसे बड़ी खूबी है पहले ये खुद एनर्जी खाएगा, और खाने के बाद तब क्या करना शुरू कर, रिलीज़ करना शुरू करेगा, रिलीज़ करना शुरू करेगा। तो विकिरण का सबसे बढ़िया ये तरीका है कि विकिरण का जो प्रोसेस होता है ये एनर्जी खुद रिलीज़ करता है। और दूसरा प्रोसेस है जो आपसे कीवर्ड पूछ सकता है, विकिरण की जो प्रक्रिया है, नोट करके लिखेगा, नोट करके, विकिरण के प्रक्रिया में जो ऊष्मा का ह्रास होता है, ऊष्मा का ह्रास मीन्स लॉस इन एनर्जी, ह्रास, जो विकिरण में लॉस इन एनर्जी होती है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इट मीन्स, लिख लीजिएगा भैया, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, विद्युत चुंबकीय
तरंगों के रूप में होता है। हमेशा के लिए याद रखिएगा, हमेशा के लिए। ऊष्मा का ह्रास या ऊष्मा का गेन, कोई बॉडी अगर ऊष्मा का गेन करती है, ये बहुत बड़ा ट्रिक है, लेने का नहीं पता। जैसे आप मुझे इमेजिन कर लो, हम अगर ऐसे इमेजिन कर लो कि अगर हम एनर्जी लेते हैं तो हमारे एनर्जी लेने का सोर्स बहुत कुछ हो सकता है। मतलब मैं एक सिस्टम हूँ, मैं एक बॉडी हूँ, तो हमारे ऊर्जा को लेने का सोर्स बहुत हो सकता है। जैसे हम खाना खाते हैं, हम जूस पीते हैं, या फिर हम कुछ अनदर प्रोसेस के थ्रू भी एनर्जी ले सकते हैं, कुछ भी करके। लेकिन रिलीज का फिक्स है। कोई भी बॉडी अगर ऊष्मा का ह्रास करती है, लॉस करता है, इमिशन इन एनर्जी करता है, तो ये तो निश्चित होता है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में हो। जैसे सूरज, सन, आप इस एग्जांपल को सन समझ लो। सन, सूरज अपनी एनर्जी को पृथ्वी तक भेजता है ना, तो वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आप क्लास 10th में पढ़ते भी हैं कि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। तो कुछ ऐसे ही समझ लो कि जो सूरज की रोशनी है, जो लॉस इन एनर्जी है, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ चुंबकीय तरंग। और दूसरी खूबी क्या है, नोट करके लिख लीजिएगा। विकिरण वाली किरणें हमें दिखाई नहीं देती हैं। जो विकिरण एनर्जी होती है, जो लॉस इन एनर्जी होती है, हमारी आंखें देख नहीं सकती। तो क्यों नहीं देख पाती, उसका कारण होता है ये अवरक्त किरणें होती हैं। अवरक्त, ये आपकी अवरक्त किरणें होती हैं। इंग्लिश में कहते हैं इट इज़ इंफ्रारेड वेव्स, इंफ्रारेड रेज, इंफ्रारेड रेज। बस सिंपल सा ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और ये कोई बॉडी सिर्फ तभी कर सकती है, ये सिर्फ तभी संभव है जब कोई बॉडी पहले एनर्जी खूब खाए और खाने के बाद तब एनर्जी रिलीज़ करना शुरू करे। ठीक है। और विकिरण की प्रक्रिया के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा नोट लिख लीजिएगा, आपको इतना पता होगा, विद्युत चुम्बकीय तरंगें जहाँ जहाँ चलती हैं माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अवरक्त किरणें जहाँ जहाँ चलती हैं माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो नोट 3 करके लिख लीजिएगा, नोट नंबर 3, कि विकिरण का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। और ओवरऑल विकिरण का मतलब बस आप इतना समझ लेना कि सन एनर्जी, सोलर एनर्जी। ठीक। सबसे लास्ट में ऊष्मा स्थानांतरण ठोसों में कैसे होता है, एक संबंध आपको पढ़ाने जा रहे हैं। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। 3-4 अभी 2-3 ग्राफ आएंगे, 2-3 फार्मूले आएंगे, बिल्कुल बेसिक। केवल मैं बहुत ही ज़्यादा कीवर्ड बस बता रहा हूँ। कीवर्ड इसलिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ठोसों में स्थानांतरण कैसे होता है, 1 सेकंड थोड़ा सा इंक कर लें एंड फाइनली फिर क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ऊष्मा स्थानांतरण ठोसों में संभव है, जिसको हम लोग पढ़ पाते हैं विद डाटा, विद न्यूमेरिकल वैल्यू। तो कैसे होता है, इस प्रक्रम को समझते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हम इमेजिन करेंगे एक ठोस छड़। सबसे पहले हम इमेजिन करेंगे ठोस छड़। ये देखिए, हमने एक ठोस छड़ को इमेजिनेशन किया। ठीक है। जहाँ पर ऊष्मा का स्थानांतरण होगा। और ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे हो रहा है, ये देखो ऐसे हो रहा है, हमने एरो लगा दिया। ठीक है। यहाँ का टेम्परेचर है θ1, यहाँ का टेम्परेचर है θ2। जिन बच्चों को नहीं पता है, ताप को हम लोग T1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं और θ1 से भी। ठीक, दोनों सही है। ये हो गया सरफेस ऑफ द एरिया, दैट इज़ A। लेंथ ऑफ द वायर इज़ L, मतलब रॉड की जो लंबाई है दैट इज़ L। अब ये जो एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है, ये एक सतह से दूसरे सतह पे हो रहा है बेसिकली, जैसा कि हमने लिखा है। अब होता क्या है कि जो ऊष्मा का स्थानांतरण है, मतलब ऊष्मा की दर, आप ये कह दो, ध्यान से समझना, ऊष्मा की मात्रा। जैसे कि किसी ठोस में ऊष्मा की मात्रा किस बात पे डिपेंड करता है, इट मीन्स अमाउंट ऑफ हीट। कोई गर्म बॉडी है, कोई ठंडी बॉडी है, कोई भी ठोस बॉडी है जहाँ पर ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है। आप इस फॉर्मूले को ऐसे समझो कि कोई भी ठोस है, ऊष्मा का स्थानांतरण हो कैसे रहा है, इस चीज़ को समझिएगा। तो जो अमाउंट ऑफ हीट होता है Q इज़ डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर डिफरेंस।
Q इज़ डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर डिफरेंस। तो टेम्परेचर डिफरेंस का मतलब डेल्टा थीटा, डेल्टा ऑफ थीटा, इक्वेशन नंबर 1। जो ऊष्मा की मात्रा है वो तापांतर पर निर्भर करती है, टेम्परेचर डिफरेंस पर, तापांतर पर। ठीक, ये कीवर्ड लिख लीजिएगा सब लोग, यहीं से प्रश्न बनेगा, एग्जैक्टली यही लाइन से। ऊष्मा की जो मात्रा होती है, ये ऊष्मा की मात्रा समय पर भी निर्भर करती है कि कितना देर तक आपने ऊष्मा दिया है, समय तक पर, टाइम पीरियड, टाइम टी। ये ऊष्मा की जो मात्रा है, ये जो ऊष्मा की मात्रा है, ये आपका एरिया पर भी डिपेंड करता है। क्यू जो है दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन एरिया, एरिया का मतलब क्षेत्रफल, किसी ठोस के कितने क्षेत्रफल से ऊष्मा स्थानांतरित हो रहा है या फिर कितने भाग से ऊष्मा पा रहा है। ठीक, चाहे स्थानांतरित हो रहा है या फिर पा रहा है। और ये अमाउंट ऑफ हीट जो होती है, ये लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब इनवर्स रिलेशन रखता है। अमाउंट ऑफ हीट क्यू इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ रॉड। क्षण की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती, उल्टा संबंध। तो अगर इन चारों रिलेशन को हम मिलाएं तो हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं, फ्रॉम ऑल ऑफ द इक्वेशंस Q is written as delta theta into time period t into area and whole divide by L लिख सकते हैं ना। और यहाँ से हम कह सकते हैं Q इज़ इक्वल टू एक कांस्टेंट है के ए डेल्टा ऑफ थीटा इंटू टाइम पीरियड टी होल डिवाइड बाई एल। यही है वो ऊष्मा की मात्रा जो कि इस क्षण में स्थानांतरित होगी। बहुत ध्यान से समझिएगा, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक लाइन समझा रहा हूँ। वीडियो में पीछे जाइए, ना समझ में आए फिर से देखिए। किसी ठोस में ऊष्मा स्थानांतरित कैसे होती है वो मैंने लिख दिया। और ऊष्मा की मात्रा डिपेंडेंट होती है इन 4 फैक्टर्स पे, एरिया पर, टाइम पीरियड पर, डेल्टा थीटा मतलब तापांतर पर, और लंबाई पर, लंबाई के साथ व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, हमने चारों इक्वेशन को मिलाया। ये चारों संबंध आपको रटा होना चाहिए, यही 4 संबंध। Q का ताप से समानुपाती, Q का समय से समानुपाती, Q का एरिया से समानुपाती, Q का लंबाई से व्युत्क्रमानुपाती, उल्टा संबंध व्युत्क्रमानुपाती। और चारों को मिला दिए तो आंसर आ गया। तो आपके लिए ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एज अ आंसर रट्टा मार लो। लेकिन आपको एक बात बताएं, ये फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं Q बाई टी। टी को हमने बाएं तरफ भेज दिया, इस टी को हमने बाएं तरफ भेज दिया, तो Q बाई टी इज़ इक्वल टू के ए डेल्टा ऑफ थीटा होल डिवाइड बाई एल। हो सकता है कि ये भी आपसे पूछ ले, तो आप इसको भी याद रखिएगा एज अ आंसर। और ये कब यूज़ करेंगे, नीचे वाला फार्मूला, सेकंड फार्मूला सिर्फ तभी लगाना जब ऊष्मा की दर बोले, जब आपसे विकिरण की दर बोले, जब आपसे ऊष्मा के परिवर्तन की दर बोले। ठीक है ना, ये फार्मूला सिर्फ तभी लगाना, Q बाई टी। सेकेंड केस ये सिर्फ तभी लगाना, ये फार्मूला सिर्फ तभी लगाना। मैं साइड में लिख दे रहा हूँ या नीचे लिख दूँ, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, नीचे लिख दे रहा हूँ, जगह नहीं है। आइए भैया यहाँ पे, ये फार्मूला सिर्फ तभी लगाना, ये वाला, जब ऊष्मा की दर पूछे, ऊष्मा की दर, रेट ऑफ हीट, जब ऊष्मा की दर पूछे, या फिर आपसे विकिरण की दर पूछे, विकिरण की दर, विकिरण की दर, रेट ऑफ रेडिएशन। ठीक है, 2 फार्मूला याद रखिएगा, यहाँ से आपके सवाल 100% लग जाएंगे। इससे ज़्यादा केस स्टडी करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, इससे ज़्यादा केस स्टडी इस केस में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बाकी ऊष्मा का स्थानांतरण आपने पढ़ा होगा कि गर्म बॉडी से ठंडे बॉडी की तरफ होता है, यह भी बात याद रखिएगा। गर्म बॉडी से ठंडे बॉडी पर जो हमने चित्र बनाया था ना, यहाँ पे हमने θ1 θ2 लिखा था ना, याद होगा, देखो ऐसे ही तो बनाए थे अभी थोड़ी देर पहले। हमने यहाँ का माना था θ1, यहाँ का माना था θ2। तो कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, भैया लिख लीजिएगा, यहाँ पर ऑलरेडी पहले से θ1 इज़ ग्रेटर देन θ2 माना है हमने, ये हमने माना है, इसीलिए तो हमने एरो लगाया। बाकी आप याद रखना कि ऊष्मा का स्थानांतरण हमेशा ज़्यादा गर्म से ठंडी सतह की तरफ होता है, ठंडी सतह की तरफ, ये हमेशा के लिए याद रख लीजिएगा।
ऊष्मा का स्थानांतरण ज़्यादा गर्म बॉडी से ठंडी सतह की तरफ होता है। दूसरा पॉइंट, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। लो सबसे आसान, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फिक्स है बिल्कुल। जैसे आप नहीं, ये एग्जांपल यहाँ सेट नहीं हो रहा है। आप ऐसे समझ सकते हो कि जो ऊष्मा का स्थानांतरण है ये हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ होता है, बिल्कुल फिक्स है। जैसे पानी देखते हैं, टंकी का पानी हमेशा क्यों छत से नीचे मंगवाया जाता है या क्यों टंकी छत पे लगाई जाती है? क्योंकि आपको पता होगा टंकी जितने ऊंचाई पर होगा पानी उतना अच्छा हमें मिलेगा। तो जैसे होता है ना कि पानी के बहने की दिशा फिक्स होती है हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ, पानी के बहने की दिशा निश्चित होती है ऊपर से नीचे की तरफ। तो सेम एज इट इज़ ऊष्मा की भी दिशा बिल्कुल फिक्स होती है। ऊष्मा का स्थानांतरण सिर्फ एक ही दिशा में होता है, वो दिशा है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। वही हमने ऊपर लिखा है, ज़्यादा गर्म मतलब हॉट बॉडी और ठंडी सतह का मतलब कोल्ड बॉडी। तो एनर्जी ऑलवेज ट्रांसफर्स फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, ये भी कॉन्सेप्ट है, एनर्जी ऑलवेज ट्रांसफर्स फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। दूसरा कॉन्सेप्ट, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ज़्यादा गर्म से ज़्यादा ठंडे की तरफ। तो ये भी पॉइंट हमारा पूरा कंप्लीट। एंड जस्ट आफ्टर दिस नेक्स्ट टॉपिक, जस्ट आफ्टर दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट लिख लीजिएगा, ऊष्मा के विकिरण की दर, ऊष्मा के विकिरण की दर। ओवरऑल हम थर्मल रेडिएशन के बारे में बात करने वाले, हेडिंग लगा लीजिएगा, रेट ऑफ थर्मल रेडिएशन, रेट ऑफ थर्मल रेडिएशन, ऊष्मा विकिरण की दर। ऊष्मा विकिरण की दर। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? ऊष्मा की मात्रा पढ़ा था। फॉर्मूला याद करो, Q बराबर K डेल्टा थीटा A होल डिवाइड बाई L इंटू टाइम पीरियड, वो ऊष्मा की मात्रा था। और सेम उसी फॉर्मूले को Q बाई T लिख दिए, Q अपॉन T, तो वो हो गया ऊष्मा के मात्रा की दर। और उसी के बाद अगली हेडिंग, ये नई हेडिंग आ गई, दैट इज़ ऊष्मा विकिरण। ये अलग चीज़ है, थर्मल रेडिएशन एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम एक्सप्लेन करेंगे उसी फॉर्मूले से। थर्मल रेडिएशन की सबसे बड़ी बात याद रखिएगा, ऊष्मा विकिरण की दर। तो ऊष्मा विकिरण का मतलब है कि यहाँ से भी पहले बॉडी एनर्जी कंज्यूम करेगी, कोई पदार्थ जो है पहले एनर्जी कंज्यूम करेगा। लिख लो, पहले लिख लो, बॉडी कंज्यूम्स एनर्जी, बॉडी कंज्यूम्स एनर्जी। पहले बॉडी को ऊर्जा दो और ये बल भर ऊर्जा खाएगा। खाने का मतलब पहले पदार्थ अवशोषित करेगा, ऊष्मा को अवशोषित करेगा। ऊष्मा को ये जो बॉडी है ये पहले अवशोषित करेगा, जब इसका पेट एकदम भर जाएगा तब ये फिर रिलीज करेगा। देन आफ्टर रिलीज एनर्जी, ये बात है। अब ऊष्मा का ह्रास करेगा, ऊष्मा का ये क्या करेगा? विकिरण करेगा, ऊष्मा का विकिरण करेगा या फिर ह्रास करेगा या फिर निर्मुक्त करेगा। निर्मुक्त मतलब रिलीज एनर्जी, निर्मुक्त करेगा, ठीक है। लेकिन ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया कि ऊष्मा का विकिरण का दर क्या होता है। तो जब शब्द लिखा है ऊष्मा विकिरण की दर, तो आप समझो दिस इज Q ऊष्मा और दर बोला है तो T, तो ये जो हेडिंग है इसको ये कहते हैं Q बाई T। और Q बाई T डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ बॉडी। याद रखिएगा, जितना बड़ा सतह होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी अवशोषित करेगा, जितना अवशोषित करेगा उतना ही जल्दी रिलीज़ करेगा। बिल्कुल सीधी सी बात है। ऊष्मा विकिरण की दर डिपेंड्स ऑन एरिया, थर्मल रेडिएशन डिपेंड्स ऑन एरिया। तो ये जो हेडिंग है, इस हेडिंग को हिंदी में कहते हैं थर्मल रेडिएशन। थर्मल रेडिएशन को प्रतीक के रूप में कहते हैं Q बाई T। थर्मल रेडिएशन को प्रतीक सिंबल के फॉर्म में कहते हैं Q बाई T। और Q बाई T डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ बॉडी, एरिया ऑफ बॉडी।
ठीक है, तो इसका मतलब है लार्ज एरिया तो लार्ज रेडिएशन, छोटा एरिया तो कम रेडिएशन, लिख लीजिएगा कॉपी में। और ये जो है ये टेम्परेचर की पावर 4 पे डिपेंडेंट होता है। जो थर्मल रेडिएशन है ये डिपेंड होता है ताप की घात 4 के। ये जो Q/T है, Q/T ये ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है। ये भी प्रश्न पूछता है ऊष्मा विकिरण की दर, जो ऊष्मा विकिरण की दर है ये ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है, यही लिखा है, टेम्परेचर टू द पावर 4। और ये नेचर ऑफ सरफेस पे भी डिपेंड करता है। नेचर ऑफ सरफेस मैंने पहले ही बता दिया, पदार्थ लिख दिया है तो बात सेम है। और यही विकिरण की जो दर है ये पदार्थ के सतह पर, नेचर ऑफ सरफेस, नेचर ऑफ सरफेस। 3 पॉइंट याद रखिएगा। बड़ा इसका बेहतर उदाहरण है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इसका बड़ा ज़बरदस्त उदाहरण है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ऊष्मा विकिरण की दर का एग्जाम्पल लिख लीजिएगा सब लोग, बहुत ही ज़बरदस्त एग्जाम्पल है इस पूरे परफेक्ट एग्जाम्पल का, परफेक्ट फिनोमिना का, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, फाइनली इस टॉपिक को भी रिपीट कर दे रहे हैं। अगर आप शब्द को बहुत गौर से पढ़ो, ऊष्मा मतलब Q, विकिरण की दर का मतलब होता है टाइम पीरियड, तो Q/T डिपेंड्स ऑन एरिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। Q/T डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर टू द पावर ऑफ 4th, ये क्लियर। और नेचर ऑफ सरफेस, ये 3 पॉइंट लिख लीजिएगा। देखिए 3 एरो लगा के लिखा है, कंप्लीट पॉइंट। ऊष्मा अवशोषित, बड़ी अच्छी खूबी है, विकिरण सबसे अच्छा ऐसे होता है, बड़ा सतह तो ज़्यादा रिलीज एनर्जी, छोटी सतह तो कम एनर्जी रिलीज़ करेगा। तो ये सतह पर डिपेंडेंट है, बिल्कुल सीधा सीधा एरिया ऑफ बॉडी पर। और अगर हम इसी इक्वेशन को मिला दें, अगर हम इस सेम इक्वेशन को मिला दें, ध्यान दीजिएगा, इस इक्वेशन से एक इक्वेशन बनता है, दैट इज स्टीफन इक्वेशन। नोट करके लिखिएगा, यहीं से कोरिलेट टॉपिक है। हेडिंग अलग है, स्टीफन नियतांक। और स्टीफन नियतांक पता है कहाँ से आता है? देखो, Q/T डिपेंडेंट ऑन T टू द पावर 4, तो जब इसको हटाएंगे तो Q/T इज इक्वल टू सिग्मा T टू द पावर 4। इसी चीज़ को कहते हैं स्टीफन्स कांस्टेंट, और ये जो Q/T है इसको E से रिप्रेजेंट करते हैं, E इज इक्वल टू सिग्मा T टू द पावर 4। नोट कर लीजिएगा, इसको ही मैं मार्क कर दे रहा हूँ। ये स्टेप मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दिस स्टेप इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 2 स्टेप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और स्टीफन नियतांक में इतना मिनिमम कहानी याद रखिएगा, स्टीफन्स कांस्टेंट में इतना मिनिमम कहानी याद रखिएगा। E इज इक्वल टू सिग्मा T टू द पावर 4, और हियर सिग्मा इज स्टीफन्स कांस्टेंट। सबसे आखिरी टॉपिक आपके आज की क्लास का, न्यूटन्स कूलिंग लॉ। सबसे लास्ट टॉपिक न्यूटन्स कूलिंग लॉ, और नाम से क्लियर है, न्यूटन का शीतलन नियम। नाम से क्लियर है, न्यूटन का शीतलन नियम। तो बिल्कुल आपको देख के लग रहा होगा नाम से, न्यूटन का शीतलन नियम। और शीतलन का मतलब होता है ठंडा करना, तो कोई बॉडी ठंडी कब होती है?
कोई बॉडी ठंडी कब होती है? जब वो पहले से गर्म हो। कोई बॉडी ठंडी कब होती है? जब वो पहले से गर्म हो और ये अपनी एनर्जी रिलीज़ करे कंटिन्यूसली, इट रिलीजेज योर इटसेल्फ एनर्जी एंड फाइनली इट कूल्स। तो हम बेसिकली कहते हैं गर्म से ये क्या होगा? ठंडा। तो न्यूटन्स कूलिंग लॉ लगता ही तभी है, क्योंकि आपको एक बात बता दूं, वैसे तो थर्मो में जब ये टॉपिक हम लोग 11th में पढ़ते हैं तो मिनिमम से मिनिमम 2 दिन लगता है। बिकॉज ऑफ दिस हियर ग्राफ आर मोस्ट कॉम्प्लेक्स टॉपिक ऑफ थर्मोडायनेमिक पार्ट। सर क्या बोले, समझ में नहीं आया। ये जो न्यूटन का शीतलन नियम है, इसका जो ग्राफ बनता है ना, जो एक्चुअल ग्राफ है, एक्चुअल ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ये मैं जो लाइन आपको बना के दिखा रहा हूँ, ये तो न्यूटन्स की कूलिंग लॉ का जो एक्चुअल ग्राफ है, जब इसकी स्टडी करते हैं तो ये इतना कॉम्प्लेक्स स्टडी बताता है कि पढ़ने में हालत ख़राब हो जाती है। 2 दिन लगभग लगता है इस पर, 2 दिन क्लास चलती है अच्छी खासी। लेकिन आपके पॉलिटेक्निक IRT में इतना कॉम्प्लेक्स नहीं पूछता है। दिस इज़ द ग्राफ ऑफ दिस लॉ। लेकिन मैं कम से कम कीवर्ड में इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सिर्फ आप शब्द को ध्यान देना, जहाँ जहाँ शब्द मोस्ट इंपॉर्टेंट है वहीं से शब्द बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं उसी को कोरिलेट कर रहा हूँ। न्यूटन का जो शीतलन नियम है, न्यूटन्स कूलिंग लॉ, इसके लिए सबसे बड़ी कंडीशन है कि ये ठंडा करता है बॉडी को ठंडा करता है। अपने मन में एक उदाहरण रख लो, फ्रिज क्या करता है? गर्म चीज़ को ठंडा कर देता है कि नहीं? फ्रिज में आप कोई सामान फ्रिज में रखते हैं तो वो ठंडा कर देता है ना। बस वही उदाहरण अपने दिमाग में रखो, आपको याद हो जाएगा कि कोई बॉडी ठंडी तब होगी जब वो प्रारंभिक रूप से क्या हो? गर्म हो। तो अब आपको एक बात समझ में आ रहा होगा कि हियर इनिशियली हॉट बॉडी कूल्स, इट मीन्स गर्म से ठंडा होने का प्रोसेस हो रहा है। और जब कोई बॉडी गर्म से ठंडा होता है तो ये क्या करता है? विकिरण करता है। विकिरण अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, याद करो, विकिरण की दर, जस्ट अभी विकिरण की दर। तो विकिरण करता है, और जब विकिरण करता है थर्मल रेडिएशन, तो ये रेडिएशन वाले लॉ को भी फॉलो करेगा। अगर कोई बॉडी विकिरण कर रहा है तो विकिरण का नियम भी तो फॉलो करेगा। तो हियर न्यूटन्स कूलिंग लॉ डिपेंडेंस ऑन द एरिया ऑफ बॉडी, एकदम क्लियर याद रखिएगा, ये एरिया पर डिपेंडेंट होता है। ये भी पढ़ चुके हैं, वही मैं टर्म लिख रहा हूँ। और इसका जो ग्राफ होता है, देखो मैंने ऊपर बना भी दिया है, ये है y एक्सिस, दिस इज़ x एक्सिस। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ताप के घटने के साथ साथ समय बढ़ता है। मतलब समझिएगा, ये समय एक्सिस का ग्राफ है, ये समय अक्ष का ग्राफ है, और ऊपर वाला ताप अक्ष का ग्राफ है। ताप टेम्परेचर का ऐसे बढ़ता हुआ क्रम है, ये देखो ऊपर की तरफ ये, ठीक है। तो ऊपर साइड है ताप, नीचे साइड है समय। जैसे जैसे ताप आपका ऊपर से नीचे मतलब घट रहा है, समय बढ़ रहा है, ठीक। टेम्परेचर और समय पे इन्वर्सली रिलेशन है, लिख लीजिएगा, टेम्परेचर और समय पर ताप और समय का ये व्युत्क्रमानुपाती ग्राफ है, इसीलिए ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है। और किसी भी लाइन पे आप रखेंगे, चाहे वाई एक्सिस पे ताप करो, चाहे एक्स एक्सिस पे, इसका ये भी ग्राफ आप देख लो। यहाँ भी समय जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर भी ताप जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों का ग्राफ आर सेम, बोथ ग्राफ्स आर सेम। यही है न्यूटन्स कूलिंग लॉ का ग्राफ। और यहाँ पे याद रखिएगा, जो ऊष्मा हानि की दर होती है न्यूटन्स कूलिंग लॉ में, ऊष्मा के हानि की दर, ये जो ऊष्मा हानि की दर है, ये डिपेंड्स करता है तापांतर पर, लिख लीजिएगा एज इट इज़, तापांतर एंड होल डिवाइड बाई समय पर। कूलिंग लॉ की बात कर रहा हूँ, ये कूलिंग लॉ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि क्या लिखा है, ऊष्मा ह्रास की दर ना, यहाँ हानि ही तो हो रहा है, खुद ही समझो। गर्म बॉडी ठंडी हो रही है तो अपनी एनर्जी रिलीज़ कर रही है ना, और बॉडी जब एनर्जी रिलीज़ करता है तो लॉस इन एनर्जी होता है ना, तो लॉस इन एनर्जी है। लॉस इन एनर्जी डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर एंड टाइम पीरियड t। Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
T1 माइनस T2 एंड होल डिवाइड बाई समय T। यही है आपका आंसर, यही है आंसर। ये रहा आपका पॉइंट, न्यूटन्स कूलिंग लॉ पर बेस्ड। और दो बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं, एक उत्सर्जन है, एक अवशोषकता है। मतलब ओवरऑल ये दो छोटे छोटे हेडिंग हैं, जिसको हम कहते हैं उत्सर्जन क्षमता, उत्सर्जन क्षमता, उत्सर्जन क्षमता, और दूसरा है अवशोषक क्षमता या अवशोषण क्षमता। अवशोषण क्षमता इंग्लिश में लिख दे रहे हैं एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, इमिसिव कैपेसिटी। इमिसिव कैपेसिटी, एक है उत्सर्जन क्षमता, एक है अवशोषण क्षमता। एक है उत्सर्जन क्षमता, एक है अवशोषण क्षमता। नाम से इतना तो क्लियर होगा कॉन्सेप्ट कि ये अवशोषित कर रहा है, ये एनर्जी को खाएगा। ऐसे समझो, ये एनर्जी को खाएगा, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, नाम से क्लियर है। और ये उत्सर्जन करेगा, मतलब यहाँ से बॉडी रिलीज़ करेगा। पहले तो ये समझो, यहाँ से एनर्जी रिलीज़ करेगा। सन इसका एग्जांपल है सबसे बेहतर, सन। ये आपका सन। अब देखो, एकदम ट्रिक पढ़ा रहा हूँ, ट्रिक। ये जो आपका अवशोषण क्षमता है, या फिर हम कह लें उत्सर्जन के बारे में बात करें, पहले उत्सर्जन के बारे में। तो ओवरऑल उत्सर्जन क्षमता जो डिपेंड करती है, डिपेंडेंसी का ये सिंबल है, डिपेंडेंसी का, उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा ठीक है। पहली चीज़, कितनी एनर्जी रिलीज़ हो रही है, इस पर डिपेंड करेगा। इमिशन कैपेसिटी जो होती है, इमिसिव कैपेसिटी, कितनी एनर्जी रिलीज़ हुई, इस पर डिपेंड करती है, पहली चीज़। दूसरा डिपेंड करता है 1/, पृष्ठ का क्षेत्रफल और समय पर कितनी देर तक हो। यही 3 पॉइंट है। इमिसिव कैपेसिटी सिर्फ इन्हीं 3 बात पे डिपेंड करती है, रिलेशन 1, रिलेशन 2, रिलेशन 3। इमिसिव कैपेसिटी डिपेंडेंस ऑन उत्सर्जित विकिरण की मात्रा, मतलब कितनी एनर्जी इमिट हो गई, रिलीज़ हो गई। जैसे ऐसे समझो, सन जब अपनी एनर्जी छोड़ता है तो ऐसे समझो एक दिन में कितनी ऊर्जा छोड़ा, 24 घंटे में कितनी ऊर्जा छोड़ा। तो समय के साथ व्युत्क्रमानुपाती, इन्वर्सली रिलेशन। एरिया ऑफ सरफेस, मतलब सूरज का क्षेत्रफल क्या है, इन्वर्सली रिलेशन। बट अमाउंट ऑफ हीट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये तीनों इक्वेशन रट लो, इमिसिव कैपेसिटी में यही याद रखना है बस। और आपका फार्मूला होता है E बराबर E इज़ इक्वल टू Q होल डिवाइड बाई A इंटू T। ये है आपका फार्मूला। और सबसे दूसरी बात, अवशोषण क्षमता जो है, अवशोषण क्षमता सिर्फ 2 बात पे डिपेंड करता है, पृष्ठ द्वारा अवशोषित ऊष्मा, ये 2 ही बात पे डिपेंड करता है। इसको A से प्रदर्शित करते हैं, पृष्ठ द्वारा अवशोषित ऊष्मा पृष्ठ द्वारा अवशोषित ऊष्मा
और पृष्ठ पर आने वाली कुल ऊष्मा, पृष्ठ पर आने वाली कुल ऊष्मा की मात्रा, इस पर डिपेंड करता है, कुल ऊष्मा की मात्रा पर। कहने का मतलब है ऐसे समझना, ऐसे कि कहीं से एनर्जी आ रही है, एब्जॉर्ब, ये देखो एब्जॉर्ब अवशोषण, कहीं से खींच रहा है एनर्जी, तो पृष्ठ द्वारा अवशोषित ऊष्मा मतलब कितनी एनर्जी खाया, कितना खाया, 1 कैलोरी, 2 कैलोरी, 50 कैलोरी, 70 कैलोरी, कितना खाया मतलब कितना पाया, ये चीज़, ठीक। पृष्ठ द्वारा अवशोषित ऊष्मा, कितनी ऊष्मा पाया है। इसके बाद यहाँ पर देखो, पृष्ठ पर आने वाली कुल ऊष्मा की मात्रा, कितनी एनर्जी टोटल दिए और कितना ये पचा पाया। जैसे ऐसे समझो, आपकी भूख है 10 रोटी और आपने खाया कितना, 2 रोटी, वही चीज़ आपको मिली है 10 रोटी, ये देखो पृष्ठ पर आने वाली कुल ऊष्मा की मात्रा, आपकी भूख है 10 रोटी की, लेकिन आपने कितना खाया, 2 रोटी, वही चीज़ यहाँ समझा रहा हूँ। केवल फैक्टर है, कुछ और नहीं है, फैक्टर है, फैक्टर, दोनों फार्मूला है, इसीलिए पैरेलल पढ़ाया हूँ। उत्सर्जन की मात्रा जो होती है वो इस बात पे डिपेंड करती है, अवशोषण की मात्रा 2 बात पे डिपेंड करती है, कितनी एनर्जी अवशोषित हुई, मतलब मैंने कितना ऊष्मा खाया और मुझे मिल कितना रहा था, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट फार्मूला याद रखिएगा। आज की क्लास बहुत एनर्जेटिक क्लास थी, एनर्जी बहुत रिलीज हुई, महा टफ पॉइंट थे सब। तो फाइनली क्लास एंड पर है अपने, हीट का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट समाप्त। थ्रू न्यूमेरिकल 1-2 छोटे कॉन्सेप्ट आपको और एक्सप्लेन कर देंगे न्यूमेरिकल के दौरान, सवाल के दौरान। मिलते हैं फाइनली फिर न्यूमेरिकल के साथ, एंड हीट का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट समाप्त।